हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है बैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग एक चीज याद रखना, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता होना ही चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो बैंक का मीनिंग क्या होता है, बैंक का पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बैंक को क्यों एस्टेब्लिश किया गया है। हम लोग अलग अलग तरह की बैंक्स देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स। उसके बाद हम लोग फंक्शंस देखेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं, बैंक कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, कौन से अलग अलग तरह के डिपॉजिट है जो बैंक क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो ये सभी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे बैंकिंग में। इंट्रोडक्शन में जब हम लोग बात करते हैं जो वर्ड बैंक है वो कहां से डिराइव हुआ है। द वर्ड बैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बैंकर्स और बैंक विच मीन्स अ बेंच। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो यूरोपियन मनी लेंडर्स थे, यूरोपियन मनी लेंडर्स, ये लोग क्या करते थे, एक बेंच लेके बैठते थे। वहां पे वो लोग अलग अलग करेंसीज और सब कुछ है, अलग अलग कॉइन्स लेके बैठते हैं। आपको अगर कोई भी करेंसी चाहिए, कोई भी चीज एक्सचेंज करनी है, आपको अगर पैसा चाहिए, तो वो सब लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरीके से वो लोग भी लोन ही दे रहे हैं, बट लोन देने का तरीका अलग था। एक बेंच होती थी जहां पे लोग बैठते थे, जिसको भी मनी चाहिए वो उनके पास से जाके क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो वर्ड है बैंक, ये कहां से आया है एक्चुअल में, तो वर्ड बैक में से, जिसका मतलब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक फंड। मतलब हमारे पास एक फंड पड़ा है, जॉइंट स्टॉक फंड है, जिसमें से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और इटालियन इटालियन लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो वो क्या है, बैंको। इटालियन लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंको बोलते हैं। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री की बात की है कि जो वर्ड बैंक है वो कहां से डिराइव किया है। अब जब हम लोग बैंक के मीनिंग की बात करते हैं, बैंक के लिए ना एक लॉ है हमारी कंट्री में जिसको बोला जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्या बोलेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये लॉ है। हर बैंक को कंपल्सरीली इस लॉ को फॉलो करना ही होगा, इस एक्ट को फॉलो करना कंपल्सरी। और इस एक्ट के अंदर बैंक का एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया है, बैंक का मतलब क्या होता है, देखते हैं। The accepting for the purpose of lending or investing or the deposits money from public, repayable on demand or otherwise, and with withdrawable of check, draft order or otherwise। जब हम लोग बैंक की बात करते हैं तो बैंक का मेन पर्पस क्या होता है, सबसे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप लोग बैंक में आके क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। सेकंड, लेंडिंग ऑफ लोन, मतलब बैंक क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है आपको। पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, बाद में लोन प्रोवाइड की थी। एंड लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट, मतलब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में बैंक को अगर सही लगता है तो बैंक कुछ जगहों पे इन्वेस्ट भी कर सकती है। और याद रखना, आप लोगों ने बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट किया है उस पैसे को आप लोग क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और वो विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो चेक की मदद से, ड्राफ्ट की मदद से, पे ऑर्डर की मदद से, किसी भी चीज से वो पैसा विड्रॉ करना पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि वो पैसा हमारा ही है। जब भी हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं ना तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है, सबसे पहली सबसे कॉमन चीज क्या है, तो इंटरेस्ट मिलता है। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करता हूं तो बैंक अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% के आसपास इंटरेस्ट ऑफर करती है सबको। कि आपने अगर से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया तो उसका 4% मतलब 4000 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो सेफ्टी भी रहती है कहीं ना कहीं हमारे पैसे की, हम लोग सेव कर सकते हैं पैसे को। तो ये सब कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, जिसमें सबसे पहले अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बैंक। जब हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी है वो है एज पर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके अंदर बोला है, सेकेंड शेड्यूल के अंदर कुछ बातें बताई गई है। तो सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से दो तरह की बैंक होती है, एक होती है शेड्यूल्ड बैंक, एक होती है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। याद रखेंगे कौन सी दो बैंक है, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड।
शेड्यूल्ड बैंक मतलब ये ऐसी बैंक है जिसका नाम आरबीआई के शेड्यूल में इंक्लूडेड है। सेकंड शेड्यूल में अगर हमारा नाम इंक्लूडेड है तो वो क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बैंक शेड्यूल्ड बैंक में आए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। कौन सी कंडीशंस है देखते हैं। फर्स्ट वन, इट मस्ट हैव अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑन एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 5 lakhs। मतलब हमने हमारी बैंक शुरू की है ना, तो हमारा पेड अप कैपिटल, जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 5 lakhs होना चाहिए। अगर 5 लाख है कैपिटल रिजर्व्स तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, it must satisfy the Reserve Bank that its affairs are not conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors। मतलब हमको आरबीआई को प्रूव करना होगा कि हम जो बैंकिंग बिजनेस करने वाले हैं वो बिल्कुल भी डिट्रीमेंटल नहीं है। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। जो लोगों ने भी पैसा डिपॉजिट किया है, डिपॉजिटर्स, उनको बिल्कुल भी हार्म होने वाला नहीं है। थर्ड पॉइंट, इट मस्ट बी ए कॉर्पोरेशन और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉट अ पार्टनरशिप और ए सिंगल ओनर फर्म। अगर हम लोग बैंक चला रहे हैं ना तो कंपलसरीली कॉर्पोरेशन के फॉर्म में या कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में होनी चाहिए, पार्टनरशिप के फॉर्म में या सिंगल ओनर में नहीं। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, नोटिस करना कभी भी। एक्सिस बैंक तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, हर बैंक के पीछे कहीं ना कहीं वर्ड लिमिटेड है या फिर वर्ड पीछे कोऑपरेटिव है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक, ये सब क्या है, पीछे वर्ड क्या यूज किया है, कोऑपरेटिव। तो बेसिकली हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी बैंक हो वो कोऑपरेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में ही होनी चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन, लास्ट, ऑल फॉरेन बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक। अच्छा, ये तो नॉर्मल पॉइंट ही बोला है कि जितनी भी फॉरेन बैंक्स है वो हमेशा शेड्यूल्ड बैंक्स ही होती है, क्योंकि वो ये सभी कंडीशंस को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो याद रखेंगे सेकंड शेड्यूल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, शेड्यूल्ड बैंक। एक शेड्यूल्ड बैंक है तो दूसरी कौन सी होगी, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। बहुत सिंपल है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, याद नहीं रखेंगे तो भी पता चल जाएगा। जिसका नाम शेड्यूल में आता है वो कौन था, शेड्यूल्ड बैंक। तो जिसका नाम सेकंड शेड्यूल में नहीं आता वो कौन सी बैंक हो जाएगी, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। याद रखना, इनका नाम नहीं आता सेकंड शेड्यूल में, लेकिन ये लोग भी जो स्टेच्यूटरी कैश रिजर्व का रूल है, आरबीआई के जो बेसिक बेसिक रूल्स है ना, वो तो इन्हें भी फॉलो करने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि इनके लिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। आप भले ही नॉन शेड्यूल्ड हो बट कंपल्सरीली आप भी क्या करोगे, सीआरआर, एसएलआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो सब रूल्स को कंपल्सरीली फॉलो करोगे। तो याद रखेंगे सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से दो बैंक्स की अभी तक हमने, फर्स्ट वन शेड्यूल्ड, सेकेंड वन नॉन शेड्यूल्ड। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल के बेस पे कौन सी बैंक्स होती है, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्लेस। सो डोमिसाइल के बेस पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉरेन बैंक्स। जब हम लोग फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं तो ये ऐसी बैंक्स है जो कहां पे रजिस्टर्ड है, फॉरेन में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, बट उसकी ऑफिस या फिर उसकी ब्रांच कहां पे है, इंडिया में है। रजिस्ट्रेशन कहां पे हुआ, फॉरेन में हुआ, लेकिन उसकी ब्रांच कहां पे है, इंडिया में है। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन बैंक्स बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी बैंक्स है जो कहीं ना कहीं फॉरेन में रजिस्टर्ड है बट फिर भी उन्होंने अपनी ऑफिस यहां पर ओपन करके रखी है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन बैंक्स। ब्रिटिश पीरियड के टाइम से, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये बैंक एग्जिस्ट करती है हमारे वहां पे। नेक्स्ट, डोमेस्टिक बैंक, मतलब ये ऐसी बैंक्स है जो इनकॉर्पोरेट, रजिस्टर कहां पे हुई है, हमारी ही कंट्री में हुई है। अगर इंडिया में ही कोई बैंक रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो वो इंडियन बैंक हो गई ना। डोमेस्टिक बैंक, हमारी ही कंपनी में रजिस्ट्रेशन हुआ है और ऑफिस भी कहां पे है, हमारी ही कंट्री में है। और ये जो डोमेस्टिक बैंक है वो तो हर कॉर्नर पे मिल जाएगी, हमारी कंट्री में बहुत सारी डोमेस्टिक बैंक्स है। सो याद रखेंगे डोमिसाइल के बेस पे, प्लेस के बेस पे दो बैंक्स है, फॉरेन बैंक, डोमेस्टिक बैंक। नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेस पे भी बैंक्स होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या बोला है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसी बैंक्स है जिसमें ओनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट ने पहले 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, मतलब कहीं ना कहीं इन 14 बैंक्स में किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का। कुछ साल बाद गवर्नमेंट ने 6 और बैंक्स को क्या कर दिया, नेशनलाइज किया। पहले 14 बैंक्स को किया, फिर 6 बैंक्स को।
तो टोटल 20 ऐसी बैंक्स है जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है, मतलब जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और जहां भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा इन बैंक्स में, वहां पे इंटेंशन क्या होगा? वहां पे इंटेंशन हमेशा होगा सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, प्रॉफिट अर्न करना इन बैंक्स का इंटेंशन नहीं है। सो एक पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर बैंक। नाम से ही पता चलता है प्राइवेट सेक्टर है, मतलब यहाँ पे ओनरशिप प्राइवेट है, इंडिविजुअल की है, गवर्नमेंट की नहीं है। और जब भी ओनरशिप किसी प्राइवेट इंसान की होती है, गवर्नमेंट की नहीं होती, तो हमारा इंटेंशन क्या होगा? इंटेंशन विल बी टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के साथ साथ यहाँ पे ओनरशिप किस पे डिपेंड करती है? तो बहुत सिंपल है, मेरे पास जितने शेयर्स है, मेरे पास ये से फॉर एग्जांपल 40% शेयर्स है, 50% शेयर्स है, उसका मतलब मेरी बैंक का 40% ओनरशिप मेरे पास है, या फिर 50% ओनरशिप मेरे पास है। तो जितने शेयर्स आपके पास होंगे, उससे पता चलता है कि आपकी कितनी ओनरशिप है। जैसे प्राइवेट बैंक्स में यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट ओनरशिप है यहाँ पे। नेक्स्ट, कॉर्पोरेटिव बैंक्स। अब जब हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब ये ऐसी बैंक्स है जिसको एस्टेब्लिश किसने किया है? मेंबर्स ने मिलकर एस्टेब्लिश किया है फॉर सेल्फ हेल्प, कि हम लोग एक दूसरे की ही क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स बोल सकते हैं, म्यूचुअल बेसिस पे। और जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो किसका रूल फॉलो करती है? तो कोऑपरेटिव बैंक्स हमेशा ध्यान रखेगी, रूल्स लेड डाउन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो भी रूल्स बेसिकली फ्रेम किए हैं, वो सभी रूल्स कोऑपरेटिव बैंक्स कंपलसरीली क्या करेगी? फॉलो करेगी। सो याद रखेंगे, ओनरशिप के बेस पे तीन तरह की बैंक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी बैंक्स देखी थी कैटेगरी में? तो सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। उसके बाद हमने कौन सी बैंक्स देखी थी? डोमिसाइल के हिसाब से। डोमिसाइल का मतलब क्या बताया था मैंने? प्लेस, फॉरेन बैंक एंड डोमेस्टिक बैंक्स। उसके बाद ओनरशिप के बेस पे तीन, प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस के बेस पे है क्या काम करते हैं ये लोग, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है कमर्शियल बैंक। जब हम लोग कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, तो ये नॉर्मल बैंक जो अभी तक पढ़ रहे थे उसी की बात है। ऐसी बैंक है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, हमको लोन भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और इनका इंटेंशन नॉर्मली क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, तो ये लोग शायद हमको 3 to 4% इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन जब ये हमको लोन दे रहे हैं, तो ये हमसे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं? 7 और 8%। मतलब कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट तो होता ही है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और हमको अगर लोन चाहिए तो अलग अलग फॉर्म में लोन मिल जाती है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, बहुत सारी फैसिलिटीज है जो कमर्शियल बैंक हमको ऑफर करती है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। एक कमर्शियल बैंक देखा। दूसरी, सेंट्रल बैंक। जब हम लोग सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स बैंक है, मतलब सबसे मेन, जो पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को क्या करती है? रेगुलेट करती है। क्या है? एपेक्स बैंक है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली सेंट्रल बैंक के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरह से मनी सप्लाई सबको कंट्रोल करना है, उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से क्या करती है? मैनेज करती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, वो सब चीज को। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है, उस सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब है ना, एक क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत कॉमन चीज है, अगर कभी पूछ लेते हैं तो आना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये हमने मीनिंग पढ़ा ना, तो आना चाहिए उसके हिसाब से डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले, कॉमर्शियल बैंक ऐसी बैंक है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन दे रही है। सेंट्रल बैंक, एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री को रेगुलेट करती है। सेकेंड डिफरेंस, कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए काम करती है, सेंट्रल बैंक वेलफेयर के लिए काम करती है। थर्ड पॉइंट, कॉमर्शियल बैंक डील्स विथ पब्लिक, एचडीएफसी बैंक और वो सब है ना, हमसे डील करती है। क्या सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक से डील करेगी? नहीं, सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विथ पब्लिक, आरबीआई हमसे डील नहीं करने वाली है।
कॉमर्शियल बैंक ओनरशिप किसकी होती है? तो प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है, बट सेंट्रल बैंक में हमेशा ओनरशिप किसकी रहेगी? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर की ही ओनरशिप रहेगी। हमारी कंट्री में नोट इश्यू करने का पावर, नई नोट छापने का पावर किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। क्या कॉमर्शियल बैंक के पास है? नहीं है। सो ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है जो हमको हमेशा आने ही चाहिए। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होती है, बट कॉमर्शियल बैंक्स कितनी भी हो सकती है। सो याद रखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के बाद नेक्स्ट जो बैंक दी है वो दी है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक मतलब बेसिकली ये ऐसी बैंक्स है जो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर रही है। मतलब इंडस्ट्रीज को अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो आसानी से लॉन्ग टर्म लोन मिल जाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो क्या सिर्फ स्मॉल स्केल पे अगर उनको लोन मिल रही है शॉर्ट टर्म के लिए तो चलेगा? नहीं, उनको लोन चाहिए किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आईडीबीआई बैंक बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आईएफसीआई बोलते हैं। ये सब इंडस्ट्रियल बैंक है जो इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, लोन दे रही है। फाइनेंस के साथ साथ ये लोग टेक्निकल सर्विस, मैनेजरल सर्विस ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर हमको कोई प्रॉब्लम है, कोई एडवाइस चाहिए तो मिल जाएगी। इवन ये लोग अंडर राइटर का भी काम कर रहे हैं। अंडर राइटर मतलब ये लोग श्योरिटी लेते हैं कि हम आपकी कंपनी के शेयर्स को क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे। अगर सेल नहीं भी हुए तो हम खुद परचेस कर लेंगे। तो अंडर राइटिंग का काम भी ये लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इंडस्ट्रियल बैंक्स। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल बैंक्स। नाम से ही पता चलता है एग्रीकल्चरल बैंक्स किसको लोन दे रहे होंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वेदर दे वांट शॉर्ट टर्म लोन और दे वांट लॉन्ग टर्म लोन। कैसी भी लोन चाहिए मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो नॉर्मली कोऑपरेटिव बैंक्स होती है जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो लॉन्ग टर्म लोन भी मिलेगी। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, लैंड परचेस करना है फार्मिंग के लिए, तो वो सब भी मुझे मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन फॉर परचेस ऑफ लैंड। कौन देगा ये लोन? तो लैंड मॉर्गेज बैंक्स होती है जो क्या करेगी? ये लोन प्रोवाइड करेगी। सो याद रखेंगे एग्रीकल्चरल बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन कौन प्रोवाइड कर रहा था? कोऑपरेटिव बैंक्स। लॉन्ग टर्म लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? लैंड मॉर्गेज बैंक्स। नेक्स्ट, एक्सचेंज बैंक्स। अब इन्होंने एक्सचेंज बैंक्स की बात की है। मतलब ये ऐसी बैंक्स हैं जो बेसिकली क्या कर रही है, हमको अगर हमें करेंसी एक्सचेंज करनी है, फॉरेन करेंसी चाहिए, ऐसा कुछ भी, तो ये हमको हेल्प करती है। कुछ बेसिक बेसिक फंक्शंस है, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बोला है डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे हमारी कंट्री में हम लोग बिल डिस्काउंट करवाते हैं। अगर किसी भी दो जन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर मेरे पास कोई बिल है, मुझे पता है कि मुझे बाद में पेमेंट मिलने वाला है, बट मुझे अभी पेमेंट चाहिए, तो मैं बैंक के पास जा सकता हूँ। मैं बैंक को बिल दूंगा। सपोज बिल 1 लाख रुपए का था, मैंने बैंक को 1 लाख रुपए का बिल दिया। बैंक क्या करेगी? ऑन द स्पॉट मुझे 95,000 दे देगी। 5,000 रुपीज बैंक क्या करती है? खुद का कमीशन डिडक्ट कर लेती है। जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा 2 या 3 महीने बाद, तो बैंक ओरिजिनल पार्टी से जाके क्या कर सकती है? पैसे रिकवर कर सकती है। ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है। क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। दो जन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ था, मेरे पास बिल था, मुझे पेमेंट रिसीव करना था। अभी आप पेमेंट नहीं दे रहे हो तो मैं बैंक से पेमेंट ले लूंगा। मैच्योरिटी के टाइम पे बैंक आपसे पेमेंट ले लेगी। तो उसी तरीके से अगर कोई फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास, फॉरेन कंट्री का कोई ट्रांजेक्शन था और उसका बिल है, तो वो भी डिस्काउंट करवा सकता हूं मैं बैंक से। फैसिलिटेट फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस मतलब अगर मुझे फॉरेन में कोई पैसा भेजना है या फिर फॉरेन से कोई पैसा रिसीव करना है तो भी पॉसिबल है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, फाइनेंसिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। गोल्ड सिल्वर परचेस करना है इनके थ्रू, पॉसिबल है। इंटरनल ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड, कंट्री के अंदर अंदर के लिए पैसा चाहिए तो भी मिल जाएगा। और ये जो एक्सचेंज बैंक्स है वो भी किसके गाइडेंस में काम करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडेंस में ही क्या करते हैं ये लोग भी काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिजिनियस बैंक्स। जब हम लोग इंडिजिनियस बैंक्स की बात करते हैं तो इंडिजिनियस बैंक्स का मतलब होता है प्राइवेट मनी लेंडर्स। मतलब बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्स नहीं है। बट याद रखना, अगर ये लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे तो ये लोग आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दे यूज टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कस्टमर्स को क्या करते हैं लोग? एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ, आज के टाइम में जो इंडिजिनियस बैंक्स है वो बहुत कम हो चुकी है। अब धीरे धीरे लोग है ना कॉमर्शियल बैंक्स और वो सब पे शिफ्ट हो रहे हैं। पहले इनकी मोनोपोली थी, बट आज के टाइम में इनकी मोनोपोली नहीं है। प्राइवेट मनी लेंडर्स है जो आपको फाइनेंस दे रहे हैं बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं।
सो यहां तक पहले सभी बैंक्स क्लियर होनी चाहिए। तो आगे शिफ्ट होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स पे। याद रखना हम लोग फंक्शंस के बेस पे बैंक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा था, कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, बाद में इंडस्ट्रियल बैंक एंड एग्रीकल्चरल बैंक, नेक्स्ट एक्सचेंज बैंक एंड इंडिजिनियस बैंक्स, और अब रीजनल रूरल बैंक्स, जिसको आरआरबी बोला जाता है शॉर्ट में। क्या बोलेंगे, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। ये ऐसी बैंक्स है बेसिकली जो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स को क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है। अगर एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, आर्टिशंस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको रूरल एरिया में अगर लोन चाहिए तो आरआरबी प्रोवाइड करेगी। और आरआरबी के लिए एक लिमिट फिक्स है कि भाई आपका जो ऑथोराइज कैपिटल है, मतलब मैक्सिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए ऑथोराइज कैपिटल, इससे ज्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकते। और इश्यूड कैपिटल मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 लाख। अभी के लिए 2 लाख होना चाहिए अगर आरआरबी स्टार्ट करना है तो। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स लोन तो देती है, बट वो लोग डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। और ये लोग जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर ये लोग कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करेंगे, 0.5%। मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक 4% दे रही है तो शायद ये लोग 4.5% इंटरेस्ट दे रहे होंगे हमको। सो ये आरआरबी है जो लोन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिशियंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको एक्जिम बैंक भी बोला जाता है। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसके कुछ फंक्शंस, to ensure the integrated and coordinated approach in solving the allied problems encountered by the exporter of India। अब हम लोग क्या करें, ये लोग कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, मतलब अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है एक्सपोर्टर को, तो उसमें ये लोग पूरी तरीके से उसको हेल्प करेंगे। टू पे स्पेसिफिक अटेंशन टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कैपिटल गुड्स को, मतलब प्लांट, मशीनरी, ऐसा कोई भी चीज है, अगर उसको हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। एक्सपोर्ट प्रोजेक्शन करते हैं लोग कि अप्रोक्सीमेटली कितना एक्सपोर्ट होने वाला है, जितना भी एक्सपोर्ट होगा उसमें पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। टू फैसिलिटेट एंड एनकरेज द जॉइंट वेंचर्स एंड एक्सपोर्ट टेक्निकल सर्विसेज। ज्वाइंट वेंचर मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप जैसा है। पार्टनरशिप जैसा, हाँ पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप जैसा है कि मिलके काम करते हैं। जब कोई भी दो कंट्री में बिजनेसमैन, अगर यहाँ से कोई सर्विस वहां पे प्रोवाइड करनी है या फॉरेन से कोई सर्विस हमको अवेल करनी है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसकी हेल्प ले सकते हैं। जो टू एक्सटेंड बायर्स क्रेडिट, अगर से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज परचेस की है, मैं बाय कर रहा हूँ किसी चीज को फॉरेन से और मुझे पेमेंट का टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो उसमें भी ये लोग हेल्प कर सकते हैं हमारी। To tap the domestic and the foreign market for resources for understanding the development and financial activities in the export sector। जो भी डोमेस्टिक मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है, फॉरेन मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है, उसको समझना है और उसको और एक्सप्लोर करना है कि एक्सपोर्ट जितना हो सके उसमें हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल हेल्प जो भी चाहिए वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। नेक्स्ट वन, लास्ट इज नबार्ड। फंक्शंस के बेस पे ये लास्ट बैंक है जिसको हम लोग नबार्ड बोलते हैं शॉर्ट में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, नबार्ड बोलेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये जो नबार्ड है ये एस्टैब्लिश कब हुई थी, जुलाई 12, 1982 में इसका एस्टैब्लिशमेंट था। और इसका इंटेंशन क्या था कि वो लोग प्रमोट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को, कैसे भी करके लेके आना है। रूरल एरिया में लोन चाहिए, अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए चाहिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी एग्रीकल्चरल बैंक्स है ना उसको मॉनिटर करती है नबार्ड, सुपरवाइज करती है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल बैंक्स है वो कहीं ना कहीं इसके कंट्रोल में है। ये लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जैसी भी लोन चाहिए वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये है नबार्ड, ये हमारी लास्ट बैंक है अकॉर्डिंग टू दी फंक्शंस में। सो यहां तक सभी को टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टाइप्स ऑफ बैंक्स तक। सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो फंक्शंस देखने वाले हैं वो है प्राइमरी फंक्शंस। कमर्शियल बैंक के कुछ प्राइमरी फंक्शंस देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेन काम ही ये कमर्शियल बैंक का, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करना।
यानी हमारे पास जो भी सरप्लस फंड है वो सरप्लस फंड हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। और कॉमर्शियल बैंक उसके ऊपर क्या कर रही है, हमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर रही है। और हम जो डिपॉजिट करते हैं वो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से है। मतलब हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट है, मल्टीपल ऑप्शन है, करंट अकाउंट है, सो हमारे ऊपर है ये। डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। जिस हिसाब से हम लोग पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। सेकेंड इज मेकिंग लोन्स, मतलब हम लोग बेसिकली बैंक क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है। अगर किसी भी इंसान को लोन चाहिए, एडवांसेस चाहिए, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। सो बैंक ने क्या किया, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, वो पैसा उनके पास पड़ा है, उसी पैसे की मदद से वो लोग क्या करते हैं, जिन भी कस्टमर्स को लोन चाहिए उनको वो लोग लोन प्रोवाइड करेंगे। बट जब हम लोग लोन की बात करते हैं तो बैंक्स लोन अलग अलग तरह से प्रोवाइड करती है, अलग अलग फॉर्म्स में प्रोवाइड करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट नॉर्मल लोन, ये तो हमको पता ही है। अगर मुझे बैंक से लोन चाहिए तो मुझे लोन मिल जाती है, बट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, सामने मुझे शायद कुछ कोलेटरल, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तो मुझे लोन मिलेगी। जब भी मैं कि बैंक से लोन लेता हूं ना, तो बैंक क्या करेगी, मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देती है कि भाई आपने सपोज 10 लाख की लोन ली है, तो ये आपको 10 लाख हमने डिपॉजिट कर दिया आपके अकाउंट में। अब आप क्या कर सकते हो, बैंक को धीरे धीरे करके रीपे कर सकते हो। मैं बैंक को रीपे करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों चीज पे करता हूं। बैंक हमको अलग अलग लोन प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर सकती है बैंक हमें, फिर मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड कर सकती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर सकती है, कोई भी चीज पॉसिबल है। सो सबसे पहली चीज बैंक क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है हमको। सेकंड, कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी मतलब ये एक तरीके से क्रेडिट अरेंजमेंट है, जो किसको मिलता है, नॉर्मली बिजनेसमैन को। अगर से फॉर एग्जांपल मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा करंट अकाउंट है बैंक में, मैंने बैंक को बोला है कि मुझे कैश क्रेडिट चाहिए 1 करोड़ का। बैंक ने बोला ठीक है, हम आपके अकाउंट में क्या करेंगे, 1 करोड़ डिपॉजिट कर देंगे। अब से फॉर एग्जांपल उस 1 करोड़ में से मैंने सिर्फ 30 लाख ही यूज किए हैं बिजनेस के लिए, 70 लाख अभी भी अकाउंट के अंदर है। तो बैंक इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेगी, ओनली 30 लाख। मतलब हम लोग जो अमाउंट यूटिलाइज करते हैं उसी अमाउंट के ऊपर बैंक हमसे क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आएंगे वैसे वैसे मैं बैंक को धीरे धीरे क्या कर सकता हूँ, रीपे भी कर सकता हूँ। सो याद रखेंगे, जो एंटायर अमाउंट है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। जो अमाउंट हमने यूटिलाइज की है, सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर हम लोग क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। सो पहले हमने देखा लोन, सेकंड हमने देखा कैश क्रेडिट। नेक्स्ट इसी में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब बैंक हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेन किसको मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर मतलब बिजनेसमैन को। मेरे अकाउंट में 50,000 थे, बट मुझे 70,000 की जरूरत है, तो बैंक मुझे 70,000 पूरे दे रही है। 50,000 तो मेरे खुद के ही हैं, एक्स्ट्रा बैंक ने मुझे कितने दिए, 20,000। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे कितने रुपीस चाहिए, 70,000। मेरे अकाउंट में कितना है, 50। तो बैंक ने मुझे पूरा 70 दिया है, 50 तो मेरे खुद के ही पैसे दे दिए और 20,000 एक्स्ट्रा दिए। बैंक इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना उस पे, मतलब 20,000 पे। क्योंकि बाकी के 50,000 तो ऑलरेडी मेरे ही थे, बैंक ने एक्स्ट्रा मुझे 20,000 दिए, तो उसके ऊपर बैंक क्या कर रही है, हमें इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। और यहां पे हमें एक डिफरेंस दिया है जो देख लेना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अलाउड फॉर ए शॉर्ट पीरियड एंड इज ए टेम्परेरी एकोमोडेशन। जो ओवरड्राफ्ट है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और जो कैश क्रेडिट है ना, वो कैश क्रेडिट कितने टाइम के लिए मिलती है, लॉन्ग टाइम के लिए मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ओवरड्राफ्ट इज फॉर ए शॉर्टर पीरियड, कैश क्रेडिट इज फॉर ए लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट वन, परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने, 2 मिनट पहले ही देखा था हमने। मेरे और आपके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, मैंने आप लोगों से कोई चीज परचेज की है, तो अब मैं से फॉर एग्जांपल आपको पे करने वाला हूं। मैंने आपको बोला कि मैं 2-3 महीने में पे कर दूंगा। अब आप लोगों के पास बिल है, आप लोगों को पता है कि 2-3 महीने में मुझे पेमेंट मिल जाएगा। आप लोगों को अचानक से कोई जरूरत आ गई, आपको ऐसा है कि यार मुझे अभी ही पैसा चाहिए। आप लोग क्या कर सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो, आप लोग वो बिल बैंक को दे दो। से फॉर एग्जाम्पल वो बिल 1 लाख रुपए का, जो पहले वाला एग्जाम्पल था, 1 लाख रुपए का बिल बैंक को दिया, बैंक ऑन द स्पॉट क्या करेगी, 95,000 रुपीज दे देगी आपको। 5,000 रुपए उन्होंने क्या किया, खुद का कमीशन काट लिया है। आपकी नीड फुलफिल हो गई, आपको एक बार के लिए पैसे मिल गए। और जब मैच्योरिटी आएगी बिल की 2 महीने या 3 महीने बाद, तो बैंक मुझसे आके क्या कर सकती है, पैसे रिकवर कर सकती है।
सो बैंक का भी काम हो गया, मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए, आपको ऑलरेडी पे कर दिए थे कितने, 95,000। बैंक का बेनिफिट कितना हुआ, 5,000। ये क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। और हाँ याद रखना, अगर से फॉर एग्जांपल मैंने बैंक को पे नहीं किया है तो बैंक आपसे मतलब ओरिजिनल कस्टमर से पूरा पैसा क्या करेगी, रिकवर करेगी। ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। नेक्स्ट हमने प्राइमरी फंक्शन देखे, प्राइमरी फंक्शन में हमने दो देखे थे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। अब हम लोग सेकेंडरी फंक्शन देखने वाले हैं, सब्सिडरी फंक्शन, जिसमें सबसे पहले एजेंसी फंक्शंस की बात की है। सेकेंडरी में भी कौन से फंक्शंस देख रहे हैं हम लोग, एजेंसी फंक्शंस। फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स एंड इंटरेस्ट। बैंक हमारे बिहाफ पे चेक कलेक्ट कर रही है, इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही है, बिल्स, सब कुछ। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चेक आ रहा है तो मैं बैंक को दूंगा, तो ऑब्वियस बात है पेमेंट डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा बैंक की मदद से। अगर से फॉर एग्जांपल मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है किसी चीज पे, मुझे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, तो बैंक वो मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर रही है और मेरे अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। डिविडेंड वारंट है या कोई भी चीज का इंटरेस्ट है या कुछ भी, बैंक कलेक्ट कर रही है। बैंक का ये फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन है। दूसरा, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर और द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बहुत बार है ना कस्टमर्स अपनी बैंक को क्या करते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर दे देते हैं कि भाई ये फिक्स डेट है, पर्टिकुलर डेट है, इस डेट को आप इस इंसान को इतना पे कर देना हर बार। मैंने से फॉर एग्जांपल घर लिया है, घर का ईएमआई पे करना है, तो एक बैंक को मैंने डेट बता दी है, इस पर्टिकुलर डेट को आप मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके सामने वाले के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। ये क्या है, ऑब्वियस बात है, सिंपल चीज है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। हम लोग कार का ईएमआई है या इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सब कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स की बात की है, शेयर्स और डिबेंचर्स। मतलब हम लोग हमारी बैंक में क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि कब आप लोग हमारे बिहाफ पे शेयर्स को परचेज और सेल करोगे। हम लोग कोई भी तरह का मतलब शेयर्स है, स्टॉक है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, कुछ भी, ये सब कुछ हम लोग परचेज सेल कर सकते हैं बैंक की मदद से। आज के टाइम में बैंक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पॉसिबल है, बैंक हमको डीमेट अकाउंट ओपन करके देती है। डीमेट अकाउंट मतलब ये ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू हम लोग शेयर्स को क्या करने वाले हैं, परचेज सेल करने वाले हैं। ऑनलाइन ही शेयर्स को परचेज सेल कर सकते हैं डीमेट अकाउंट की मदद से। नेक्स्ट बैंक कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, रेमिटेंस ऑफ फंड। मैंने पहले भी बताया था, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, सेंड करना। मतलब अगर हम लोग फंड को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करना चाहते हैं, कैसे भी, चाहे वो बैंक ड्राफ्ट की मदद हो, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, कैसे भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। कितनी भी दूर मुझे पैसा क्यों नहीं भेजना, हम लोग बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में पैसा क्या कर सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट, अंडर राइटिंग सर्विस। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था अंडर राइटर। बैंक्स अंडर राइटर की तरह काम करती है, गारंटी ले रहे हैं कि हम आपकी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में सेल करके दिखाएंगे। अगर सेल नहीं हुए तो क्या करेंगे, हम लोग खुद वो सारे के सारे शेयर्स परचेज कर लेंगे। बट याद रखना, ये जो अंडर राइटिंग सर्विस है ना, इस अंडर राइटिंग सर्विस के लिए बैंक क्या करती है, कमीशन चार्ज करती है। सो ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बैंक परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट वन, एक्टिंग एज ए ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर एंड अटर्नी। बैंक क्या कर रही है, ट्रस्टी की तरह, अटॉर्नी की तरह काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी चीज को मैनेज करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा कुछ भी, तो बैंक वो सब कुछ मैनेज कर रही है। और ये ट्रस्टी बनने के लिए, एग्जीक्यूटर के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, जो बैंक्स के पास ही होती है। और बैंक्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये हमारे फंक्शंस थे, एजेंसी फंक्शंस। अब सेकेंडरी के अंदर पहले एजेंसी फंक्शन देखे, अब हम लोग देखने वाले हैं यूटिलिटी फंक्शंस। कौन से फंक्शंस, यूटिलिटी फंक्शंस। बहुत बेसिक बेसिक फंक्शन है। जैसे कि सबसे फर्स्ट बोला है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स एंड सिक्योरिटीज। हमारे पास एक ऑप्शन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक में हमारा लॉकर ओपन करवा सकते हैं, जहां पे हम लोग ज्वेलरी है, मतलब गोल्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी चीज, ऑर्नामेंट्स, कुछ भी, हर चीज को आसानी से वहां पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हाँ, बैंक इसके लिए लॉकर फैसिलिटी के शायद कुछ चार्जेस लेती है, बेसिक चार्जेस, वो हम पे कर सकते हैं। बट अच्छी चीज है, हमारे जो भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, ज्वेलरी, वो सब वहां पे स्टोर कर सकते हैं। सेकंड, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ट्रैवलर्स चेक।
अगर हमको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम, या फिर ट्रैवलर्स चेक, मुझे कहीं पे ट्रैवल करना है किसी और स्टेट में या कहीं पे, तो पैसे लेके जाना बहुत रिस्की हो चुका है, कैरिंग कैश इज वेरी रिस्की। तो उसकी जगह मैं बैंक से ट्रैवलर्स चेक ले सकता हूँ और उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके उस चेक को एनकैश करवा सकता हूँ, रिस्क कम हो जाता है। हाँ, नो डाउट आज के टाइम में ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है या फिर ट्रैवलर्स चेक तो बहुत कम हो चुका है। उसका रीजन है आज के टाइम में हम लोग मैक्सिमम ऑनलाइन पेमेंट में आ चुके हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑब्वियस बात है, क्रेडिट पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो सब कुछ पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, when a customer wants to have a credit but the creditor does not have sufficient knowledge of the credit worthiness, the bank accepts the bills of exchange। बैंक क्या कर रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रही है। बैंक की मदद से क्या हो सकता है, दो जन के बीच में ट्रांजेक्शन हो सकता है। जब सामने वाली पार्टी को हमारी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में नहीं पता, तो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। अब सामने वाली पार्टी भी क्या कर सकती है, ट्रस्ट कर सकती है, क्योंकि बीच में कौन है, बैंक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी, बैंक्स क्या करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, ये सब इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन वो लोग मैगजीन्स, जर्नल्स और सब में पब्लिश करते हैं। ये मैगजीन्स, जर्नल्स जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश की वो कहां तक पहुंचेगी, कस्टमर तक। मतलब अल्टीमेटली उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है। सो जो भी इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है बिजनेस से रिलेटेड, वो पहुंच जाती है कस्टमर तक, अच्छी बात है। नेक्स्ट, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही है बैंक, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है, अलग अलग करेंसीज में। आज के टाइम में एक चीज याद रखना, जो कस्टोडियन है ना फॉरेन एक्सचेंज का, वो तो आरबीआई ही है। बट कॉमर्शियल बैंक्स के पास भी लाइसेंस है, उन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया है। दे आर द ऑथोराइज्ड डीलर्स। बैंक्स को क्या बोला जाता है, ऑथोराइज डीलर। और उनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प मिल जाती है हमें। नेक्स्ट इज एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। अगर फाइनेंशियल मैटर को लेके कोई भी हेल्प चाहिए मुझे, कोई भी एडवाइस चाहिए मुझे बैंक से, तो बैंक मुझे वो भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बैंक के पास थॉरो नॉलेज है, उन्हें पता है हमारी पोजीशन के बारे में और सब कुछ, और अकॉर्डिंगली वो लोग क्या कर सकते हैं, हमको एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहां तक हमने फंक्शंस देखे, अब और कुछ लास्ट फंक्शंस देख लेते हैं। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान ट्रांजेक्शन करते टाइम है ना, सोचता है कि सामने वाली पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करूं या नहीं करूं। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक से जो क्रेडिट वर्दीनेस है ना वो पता चल जाती है। तो बैंक हमारी क्रेडिट वर्दीनेस की डिटेल, मतलब एक कस्टमर कैसा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी डिटेल प्रोवाइड कर रही है। और अगर क्रेडिट वर्दीनेस की डिटेल आपको मिल चुकी है, फिर तो आप लोग आसानी से मेरे साथ क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो अगर हमको क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में पता करना है तो बैंक से हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। अगर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, लोन की जरूरत है, क्योंकि है ना इंपोर्ट एक्सपोर्टेशन में रिस्क होता है, ऑर्डर बहुत बड़ा है, तो पैसे चाहिए। तो वो सब कहां से मिल सकते हैं हमको, बैंक से। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को भी डिस्काउंट करवाना है तो वो भी पॉसिबल है, कैसे, तो बैंक की मदद से। तो ये सब कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ बैंक। अब यहां तक हमने जो देखा, ये तो हमने फंक्शंस देखे थे, यूटिलिटी फंक्शंस देखे थे। सेकेंडरी फंक्शंस में सबसे पहले हमने क्या देखा, एजेंसी फंक्शंस, फिर क्या देखा, यूटिलिटी फंक्शंस। सो यहां पे हमारा फंक्शंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक। मतलब अब टाइप्स देखने वाले हैं। जो बैंक अकाउंट जो होता है, बेसिकली बैंक में कितने तरह के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये एक्चुअल में टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बोल सकते हैं हम लोग, कि कौन से तरह के अकाउंट हम लोग बैंक में ओपन करवा सकते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट किसके लिए होता है, हाउस होल्ड के लिए, मतलब हम लोगों के लिए। हम लोग अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाने तो वो सेविंग अकाउंट है। हमारे पास जो भी सरप्लस है वो हमेशा हम लोग बैंक में क्या करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं। काफी सारी बैंक्स में ऐसा रूल होता है कि आपको मिनिमम अमाउंट रखनी ही पड़ेगी अकाउंट ओपन करवाने के लिए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, इतना आप अमाउंट रखो, उससे आप क्या कर सकते हो, अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बैंक टू बैंक डिफर करता है, किसी में मिनिमम अमाउंट 2,000 होती है, तो किसी में 4,000, तो किसी में 5,000 रुपए।
अब जब हम लोग यहाँ पे इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं सेविंग अकाउंट, तो हमारे ऊपर है, हम चाहे उतनी बार पैसा क्या कर सकते हैं बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बट हाँ याद रखना, अगर विड्रॉ करना है ना तो विड्रॉल पे रेस्ट्रिक्शन, मतलब एक लिमिट से ज्यादा हम लोग विड्रॉ कर पाएंगे नहीं। हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार, बैंक टू बैंक डिफर करता है वो। डिपॉजिट चाहो उतनी बार कर सकते हो, बट विड्रॉल पे क्या है, लिमिट है। प्लस जब हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कितना मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% के आसपास का इंटरेस्ट मिलता है। और मैंने जो सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है उसके लिए बैंक मुझे क्या कर रही है, एक पासबुक इश्यू कर रही है। पासबुक छोटी सी बुक है जिसके अंदर मेरे जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। मैं बैंक में जाके अगर बुक दूंगा ना तो वो लोग उसके अंदर प्रिंट करके देते हैं, उसके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। जो भी पैसा मिला, जो पैसा खर्च हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छी बात है हमारे लिए। बैंक हमें चेक बुक दे रही है, मतलब अगर मुझे किसी को पे करना है तो मैं इस चेक के थ्रू क्या कर सकता हूँ, पे कर सकता हूँ। तो सबसे पहला अकाउंट जो हम बैंक में ओपन करवाते हैं वो कौन सा अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है। ऐसा होता है ना, बहुत बार हम घर पे भी सुनते हैं एफडी करवा देते हैं हम लोग। एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब हमारे पास कोई अमाउंट है, लमसम अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट है, 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, एक साथ बैंक में डिपॉजिट कर दिए। मैंने बैंक को बोला है 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स, कितने भी टाइम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिक्स डिपॉजिट कर सकता हूँ। नॉर्मली 3 महीने से लेके 5 साल तक के आसपास का टाइम रहता है। लेकिन एक चीज याद रखना, एक बार पैसा डिपॉजिट कर दिया तो उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैच्योरिटी पूरी हो जाती है फिर विड्रॉ कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट। अगर पहले विड्रॉ करोगे ना तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा मिलेगा। सो वो एक हमारे लिए अच्छी चीज है कि हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। सो याद रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट जिसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन, करंट डिपॉजिट। जब हम लोग करंट अकाउंट की बात करते हैं तो ये कौन सा अकाउंट है, कौन ओपन करवा सकता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट अकाउंट बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग चाहे उतनी बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे उतनी बार पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पे याद रखना एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, करंट अकाउंट होल्डर को कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार बैंक में पैसे जमा करवाए हैं इंटरेस्ट मिले, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना, पैसे डिपॉजिट करने को करो, विड्रॉ जितनी बार करना है कर सकते हो, बट याद रखेंगे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इवन कुछ फैसिलिटीज ऐसी है जिसके लिए बैंक हमसे इवन कुछ चार्ज भी कर रही है। इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे, उल्टा चार्ज कर रहे हैं हमसे। बट बिजनेसमैन के लिए कंपल्सरीली यही अकाउंट है। नेक्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पढ़ा हमने अभी अभी, एक साथ पूरी अमाउंट डिपॉजिट कर दी। उसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट है, हम लोग ऐसा फिक्स कर सकते हैं कि मंथली या फिर 6 मंथ्स में इतना इतना पैसा क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। एवरी मंथ की लिमिट फिक्स कर लिए, हर महीने 500 रुपए या 1000 रुपए मैं बैंक में क्या करने वाला हूँ, डिपॉजिट करने वाला हूँ। और मेच्योरिटी, साल 2 साल 5 साल, मेच्योरिटी के टाइम पे पूरा पैसा वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट। सो ये क्या है, रिकरिंग अकाउंट। इसमें भी पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर पहले पैसा विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं। सो याद रखेंगे, रिकरिंग अकाउंट, हर महीने पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसे कितने भी डिपॉजिट करने हैं, फिक्स है। जैसे सपोज करो अभी 500, तो हर महीने 500, 1000 तो हर महीने 1000। अलग अलग अमाउंट नहीं हो सकती है, इस महीने 500, नेक्स्ट मंथ 1000, वो नहीं। फिक्स अमाउंट कर लो, वो फिक्स अमाउंट हर मंथ क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, और विथ इंटरेस्ट वो अमाउंट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी हम लोगों को। एंड लास्ट, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट है जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दैट इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये जो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन। हम लोग बैंक में ऐसा करवा सकते हैं, एक लिमिट होती है जिसके बारे में यहाँ पे दिया है, इट इज अ टर्म डिपॉजिट विच इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल एंड कम्स विद अ यूनिक ब्रेकअप फैसिलिटी। हम लोग है ना बैंक में एक लिमिट फिक्स करवा देंगे कि भाई एक काम करो, मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए है, तो 25,000 रुपए रखो, उससे ऊपर जो भी पैसा हो ना उसको ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर मेरे अकाउंट में से फॉर एग्जांपल 30,000 है, बैंक की लिमिट क्या थी, 25 की थी,
मैंने क्या बोला, 25 से ऊपर जो भी हो ना उसकी फिक्स डिपॉजिट कर देना। मेरे अकाउंट में 1,50,000 है, 25,000 की लिमिट है, वो सेविंग में रहने वाला है, लेकिन उसके ऊपर जो भी पैसा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक लिमिट दे के ही रखें बैंक को पहले से, कि भाई आप क्या करो, इतनी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में रखो। हाँ, मुझे जब जब विड्रॉ करना होगा तब मैं विड्रॉ कर सकता हूँ और इंटरेस्ट का लॉस भी होने वाला नहीं है। सेविंग अकाउंट में ना इंटरेस्ट फिर भी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड प्लस सेविंग, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ना वो कंपेरेटिवली ज्यादा मिलेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो याद रखेंगे ये मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है। टोटल 5 तरह के अकाउंट देखे, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, एंड लास्ट वन इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। और इसके साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सभी को ये चैप्टर टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर दूंगा मैं। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।